नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रिटेल मैनेजमेंट की। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी हर खरीदारी के पीछे काम करती है, पर हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे। आपने आखिरी बार क्या खरीदा था? जरा सोचिए तो। हो सकता है सुबह की चाय के लिए एक बिस्कुट का पैकेट, या शायद एक नया नवेला फोन। पर कभी सोचा है कि वो चीज़ आप तक आखिर पहुंची कैसे? बस यही एक सवाल है जो हमें सीधा रिटेल की दुनिया के सेंटर में ले जाता है। तो आखिर ये रिटेल है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये किसी भी सामान या सर्विस को छोटी छोटी क्वांटिटी में सीधे एंड कंज्यूमर यानी हम लोगों तक पहुंचाने का प्रोसेस है। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे आखिरी और ज़रूरी स्टेज है। यही वो पॉइंट है जहां कोई प्रोडक्ट आखिरकार अपने कस्टमर से मिलता है। लेकिन रिटेल का मतलब सिर्फ सामान खरीदना और बेचना नहीं है। ये इससे कई ज्यादा बड़ा है। ये हमारी इकोनॉमी की एक तरह से बैकबोन है और हमारी सोसाइटी को शेप भी देता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, रिटेलर्स हमारी लाइफ को कितने तरीकों से आसान बनाते हैं। एक ही दुकान में आपको अलग अलग ब्रांड के शैम्पू मिल जाते हैं। चॉइस करना आसान हो जाता है ना? इसे कहते हैं प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट। फिर वो फैक्ट्री से आए बड़े बड़े कार्टन्स को खोलकर हमें सिर्फ एक साबुन खरीदने की सुविधा देते हैं। ये है ब्रेकिंग बल्क। वो ये भी पक्का करते हैं कि जब भी आपको जरूरत हो दुकान में दूध जैसी चीजें हमेशा अवेलेबल रहें। ये हुआ होल्डिंग इन्वेंट्री। और सबसे जरूरी, ये दुकान आपके घर के पास होती है। इसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। अच्छा, कस्टमर्स के अलावा रिटेल का सोसाइटी पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और रोजगार, स्टोर मैनेजर से लेकर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी स्टाफ तक लाखों लोगों को इस सेक्टर से नौकरियां मिलती हैं। इसके साथ साथ कई बड़े रिटेलर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, जिससे सोसाइटी को भी फायदा होता है। अब देखिए, रिटेल के कई अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, स्टोर बेस्ड यानी हमारी आम दुकानें, फिर है नॉन स्टोर यानी बिना दुकान के रिटेल, और तीसरा है सर्विस रिटेलिंग। चलिए एक एक करके इन सबको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोर बेस्ड रिटेल से, और इसमें भी पहला क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के बेसिस पर। मतलब दुकान का मालिक कौन है और उसे चलाता कौन है। इसमें 2 मेन मॉडल्स आते हैं। एक तरफ है इंडिपेंडेंट रिटेलर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पड़ोस की किराना दुकान, जहां दुकान वाला आपको नाम से जानता है। दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट रिटेल चेन, जैसे विल स्पोर्ट्स या डी मार्ट। इनके एक नहीं कई सारे आउटलेट्स होते हैं, और क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, इनकी बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। ओनरशिप में ही एक और बहुत पॉपुलर मॉडल है फ्रेंचाइजिंग। ये एक तरह का एग्रीमेंट है। इसमें एक बड़ी कंपनी, जिसे फ्रेंचाइजर कहते हैं, किसी इंडिविजुअल को यानी फ्रेंचाइजी को अपना ब्रांड नेम, प्रोडक्ट्स और बिजनेस करने का तरीका यूज करने का लाइसेंस देती है। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, ये सब फ्रेंचाइजिंग के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब स्टोर्स को एक अलग एंगल से क्लासिफाई करते हैं। इस बार बेसिस होगा कि वो बेचते क्या हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज। सबसे पहले आते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स। इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये आमतौर पर रेजिडेंशियल एरियाज में होते हैं, देर रात तक खुले रहते हैं, बेसिकली आपकी सुविधा के लिए, ताकि दूध, ब्रेड, अंडे जैसी रोज की चीज़ों के लिए आपको कहीं दूर न जाना पड़े। फिर आते हैं सुपरमार्केट्स, जैसे कि फूड बाजार। ये थोड़े बड़े सेल्फ सर्विस स्टोर्स होते हैं। यहाँ आप ट्रॉली लेकर आराम से घूम सकते हैं और ग्रोसरीज, सब्जियाँ और बाकी घर का सामान सब कुछ एक ही जगह से ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिपार्टमेंट स्टोर्स, जैसे शॉपर्स स्टॉप। ये सुपरमार्केट से भी बड़े होते हैं। इनकी खासियत ये है कि यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। कपड़ों का सेक्शन अलग, कॉस्मेटिक्स का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और आखिर में आते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये किसी एक स्पेशल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं। लेकिन उस एक कैटेगरी में इनके पास बहुत गहरी प्रोडक्ट लाइन यानी ढेर सारी वैरायटी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक एप्पल स्टोर। वहाँ आपको सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पर लगभग सारे मॉडल्स और एक्सेसरीज मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने बात की उन स्टोर्स की जहां हम फिजिकली जाकर खरीदारी करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में शॉपिंग इन 4 दीवारों से बाहर निकल चुकी है।
तो अब हम बात करेंगे नॉन स्टोर रिटेलिंग की। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेलिंग। याद है जब कोई सेल्स पर्सन घर पर आके किसी प्रोडक्ट का लाइव डेमो देता है और सेल वहीं पर क्लोज हो जाती है। यही है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ किसी फिजिकल स्टोर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा भी नॉन स्टोर रिटेलिंग के कई फॉर्मेट्स हैं, जैसे मेल ऑर्डर सेलिंग, जिसमें कंपनी आपको कैटलॉग्स भेजती है और आप उससे ऑर्डर करते हैं। फिर है टेलीमार्केटिंग, जिसमें फोन कॉल्स के जरिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेची जाती हैं। और हाँ, ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स मेट्रो स्टेशन या ऑफिसेज में देखी होंगी, जो 24/7 आपको स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें देती हैं। देखिए, रिटेल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा बदलती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। तो सवाल ये है कि आगे क्या, रिटेल का फ्यूचर कैसा दिखेगा? चलिए उन इमर्जिंग ट्रेंड्स पर एक नजर डालते हैं जो आज इस इंडस्ट्री को शेप कर रहे हैं। आज के रिटेल को कई चीजें मिलकर बदल रही हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी। RFID टैग्स से लेकर डेटा ड्रिवन मार्केटिंग तक सब कुछ बदल गया है। फिर है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक अब सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं बल्कि नए शोरूम बन गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो है ही, Amazon, मिंत्रा ने शॉपिंग को हमारी फिंगर टिप्स पर ला दिया है। और इन सब के बीच हम यानी कंज्यूमर भी बदल गए हैं। अब हम सिर्फ सस्ता सामान नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे शॉपिंग करने के तरीके को बदल रही है, आने वाले कल की दुकान, द स्टोर ऑफ द फ्यूचर, आखिर कैसी होगी? क्या वो सिर्फ एक स्क्रीन होगी या फिर फिजिकल स्टोर्स, एक्सपीरियंस और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए एक नई जगह बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और हम सब मिलकर देंगे।